न्यू हॉराइजन्स प्रोब नासा द्वारा 2006 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य सौरमंडल के 9वें ग्रह प्लूटो का खोज करना था। 9 साल तक चलने वाले इस आविष्कार के बाद इस प्रोब ने प्लूटो तक सफलतापूर्वक पहुंचा, जिससे यह दूरस्थ विश्व के लिए पहली स्पेसक्राफ्ट बन गया। आज के दिन से यह प्रोब धरती से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी अधिक दूरी सफर कर चुका है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU धरती और सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है, जो लगभग 93 मिलियन मील या 149.6 मिलियन किलोमीटर होती है। इसलिए न्यू हॉराइजन्स अब धरती से सूर्य की दूरी 50 गुना अधिक है। 2015 में प्लूटो के साथ इतिहास रचने के बाद न्यू हॉराइजन्स ने कुइपर बेल्ट का खोज जारी रखा है, जो नेपच्यून से आगे सौरमंडल क्षेत्र है, जो बर्फानी वस्तुओं से भरा है। 2019 में प्रोब ने अरोकोथ नामक एक छोटे कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट से गुजरते हुए उससे नए डेटा प्राप्त करके विश्व के सबसे दूरस्थ वस्तु तक पहुंचा, जो कि किसी स्पेसक्राफ्ट द्वारा कभी जाए गए विश्व से भी दूर है। न्यू हॉराइजन्स आज भी सक्रिय रहता है और धरती को डेटा भेजता रहता है, जो हमारे सौरमंडल की दूसरी सीमाओं से मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है। न्यू हॉराइजन्स की सफलता से प्रेरित होकर नासा ने अब दूसरे अंतरिक्ष विमान को भेजने की योजना बनाई है। उनमें से एक व्यापक जांच करने के लिए जूनो मिशन है, जो जुपिटर का अध्ययन करता है। जूनो मिशन 2011 में न्यू हॉराइजन्स के बाद लॉन्च किया गया था और 2016 में जुपिटर के करीब पहुंचा था। मिशन का उद्देश्य था जुपिटर के विभिन्न लेयरों का अध्ययन करना और इसके मौसम और ऊर्जा प्रवाह की समझ बढ़ाना था। जूनो की मुख्य विशेषता थी कि वह जुपिटर के करीब से सटीक रूप से गुजरता था, जिससे वह अधिक विस्तृत जानकारी प्रदान करता था। अब तक जूनो ने जुपिटर के करीब से 33 चारित्रिक चित्र बनाए हैं और इससे हमें जुपिटर के अनेक अज्ञात पहलुओं का पता चला है। यह 7.5 बिलियन किलोमीटर से अधिक दूर है, लेकिन प्लूटो फ्लाईबाय डेटा अभी भी खगोल वैज्ञानिकों द्वारा विश्लेषित किया जा रहा है और अब नए अध्ययनों से पता चलता है कि प्लूटो जीवित है और उससे कहीं अधिक शांत नहीं है। लेकिन इस नतीजे पर खगोल वैज्ञानिक कैसे पहुंचे? क्या न्यू हॉराइजन्स प्रोब द्वारा भेजी गई तस्वीरों में अजीब चीजें देखी गई थीं? ज्यादातर खगोल वैज्ञानिक न्यू हॉराइजन्स प्रोब के तस्वीरों के आधार पर ही प्लूटो की विश्लेषण करते हैं। इन तस्वीरों में वे प्लूटो के सतह की दृश्यों को देख सकते हैं, जैसे कि विभिन्न रंगों के पट्टियों और क्रेटरों के निशान। इसके अलावा वे उसके तापमान और मौसम के बारे में भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्लूटो के खोज से पहले इसे सौरमंडल का 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में वह ग्रह स्थान से हटा दिया गया था। प्लूटो फ्लाई बाय के डेटा का विश्लेषण नए तथ्यों और जानकारी को सामने लाने में मदद करता है, जिससे हम सौरमंडल के इस अनूठे ग्रह के बारे में और जान सकते हैं। इससे हमारी ज्ञान और विज्ञान तकनीक में भी आगे की प्रगति होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या यह खोज प्लूटो पर जीवन की संभावना की संकेत देती है? अभी तक प्लूटो पर जीवन के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है। हालांकि उसकी सतह पर जैविक यौगिकों के खोज से जीवाश्म या कम से कम आवास की संभावना जागृत हुई है। इस संभावना की पुष्टि करने के लिए और अधिक खोज और अनुसंधान की आवश्यकता है। प्लूटो एक ठंडा ग्रह है, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड बर्फ के साथ। यह कुइपर बेल्ट में कभी खोजा गया पहला वस्तु था और उस क्षेत्र में अब तक जाना गया सबसे बड़ा शरीर है। हालांकि 1990 के दशक से जब कुछ विशिष्ट आकार के वस्तुएं कुइपर बेल्ट में खोजी गईं, प्लूटो की ग्रह दर्जा का सवाल उठना शुरू हो गया। यह सवाल इतना तेजी से बढ़ता था कि 2006 में अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने प्लूटो को ग्रह नहीं मानने का फैसला कर दिया था।
इसके बाद से प्लूटो को एक बाइनरी द्वीप या ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा प्लूटो पर कोई महत्वपूर्ण वायुमंडल नहीं होने के कारण वह सूर्य से बाहरी तापमान की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। और 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ ने प्लूटो को बौना ग्रह के रूप में श्रेणीबद्ध किया, लेकिन इससे इसे मानवता द्वारा खोजने के लक्ष्य से कुछ कम नहीं बनाया गया। होराइजन्स की तस्वीरों ने कुछ ऐसा पूरी तरह से आश्चर्यजनक रखा है जो सौर मंडल के किसी भी ग्रह पर पहले कभी नहीं देखा गया है। न्यू होराइजन्स के द्वारा प्रदर्शित किए गए चित्रों ने प्लूटो की तस्वीर बदल दी है। यह दिखाता है कि प्लूटो एक बेहतरीन विज्ञान और अनुसंधान का विषय है जिसे आगे और जानने की आवश्यकता है। प्लूटो की सतह की तस्वीरों ने कई गुच्छों वाले ज्वालामुखियों को अलग अलग ऊंचाइयों पर उठा हुआ दिखाया है, और सबसे अजीब बात यह है कि अन्य भागों की तुलना में कोई एस्टेरॉयड या मीटियोर के प्रभाव से उत्पन्न कोई टकराव झुलसान नहीं है। साथ ही प्लेट टेक्टोनिक्स गतिविधि के कोई सबूत नहीं है, जो पर्वतों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्लूटो की सतह की तस्वीरों ने कई गुच्छों वाले ज्वालामुखियों को अलग अलग ऊंचाइयों पर उठा हुआ दिखाया है, और सबसे अजीब बात यह है कि अन्य भागों की तुलना में कोई एस्टेरॉयड या मीटियोर के प्रभाव से उत्पन्न कोई टकराव झुलसान नहीं है। साथ ही प्लेट टेक्टोनिक्स गतिविधि के कोई सबूत नहीं है जो पर्वतों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सभी इन कारकों के साथ मिलकर इसका सुझाव दिया जा सकता है कि इस सतह का गठन एक भौगोलिक अशांति के बाद हुआ था, संभवतः हाल ही में हुई एक ज्वालामुखी विस्फोट से। निश्चित रूप से इससे पहले के 20 अरब वर्षों में। ठीक है, मुझे पता है कि 20 अरब वर्ष बहुत लंबा समय है, लेकिन ब्रह्मांडिक समय स्केल को ध्यान में रखते हुए यह इतनी लंबी अवधि नहीं है और एक हाल ही की घटना के रूप में वर्गीकृत की जा सकती है। यहाँ पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक यौगिकों की खोज ने प्लूटो के सबसे नीचे के समुद्रों के होने की संभावना को भी जगाया है, जो जीवन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकते हैं। इस दूर तक के दुनिया के और भी रहस्यों और आश्चर्यों को खोलने के लिए और अध्ययन और अनुसंधान की जरूरत है। प्लूटो की सतह पर ऊंची 2 चोटियों ने वर्षों से ग्रह वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है। पहली पहाड़ी विशेषता है जिसे राइट मॉन्स कहा जाता है। यह सतह इकाई लगभग 150 किलोमीटर चौड़ी है, सतह से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर उठी हुई है, और इसमें एक केंद्रीय अवसाद है जो लगभग 50 किलोमीटर के पार है। दूसरी चोटी पिक्कार्ड मॉस नामक एक छोटी चोटी है जो राइट मॉन्स के आकार का लगभग आधा है।